राजनीति की बातें अक्सर बड़े बड़े नारों और राष्ट्रीय बहसों में कहीं खो जाती हैं। लेकिन देखिए, असली कहानी तो जमीन पर लिखी जाती है, एक एक विधानसभा क्षेत्र में। आज हम उत्तर प्रदेश के अकबरपुर रानिया की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि एक चुनाव कैसे जीता या हारा जाता है, और असल में शासन की इंजीनियरिंग होती क्या है। हमारा केंद्र है अकबरपुर रानिया, उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र। इसे बस नक्शे पर एक निशान की तरह मत देखिए, ये समझिए कि यह पूरे भारत की राजनीतिक कहानी का एक छोटा सा आईना है। यहाँ जो हो रहा है, जो चुनौतियां यहाँ हैं, वैसी ही आपको देश के कई हिस्सों में मिलेंगी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी ये पड़ताल 6 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर 2022 के चुनावी समीकरण को समझेंगे, यहाँ के राजनीतिक इतिहास को खंगालेंगे, फिर एक विपक्षी दल के नजरिए से रणनीति का विश्लेषण करेंगे, एक जीतने वाले अभियान का खाका देखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब कुछ शासन के रास्ते तक कैसे पहुंचता है। किसी भी चुनाव को समझने की पहली शर्त है वहां के लोगों को समझना। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मुश्किलें हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं और उनकी उम्मीदें क्या हैं। असली राजनीति यहीं से शुरू होती है, खेतों से, घरों से और गांव की चौपाल से। तो आइए यहाँ की सामाजिक बनावट पे एक नजर डालते हैं। 90% आबादी गांव में रहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि खेती और ग्रामीण मुद्दे ही यहाँ की राजनीति की धुरी हैं। धार्मिक और जातीय समीकरण भी बहुत दिलचस्प हैं। लगभग 18 से 26% की अनुसूचित जाति आबादी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती है, जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। राजनीति में ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये सामाजिक समीकरण होते हैं, और हर पार्टी इसी ताने बाने को साधने की कोशिश में लगी रहती है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये असल में डेटा पॉइंट्स हैं। जब एक नौजवान को नौकरी के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है, जब एक किसान को अपनी ही फसल का सही दाम नहीं मिलता, जब एक टूटी हुई सड़क एक गांव को बाकी दुनिया से काट देती है, तो ये शासन की विफलता का सीधा सीधा संकेत है। यही वो मुद्दे हैं जो जमीन पर किसी भी चुनाव का एजेंडा तय करते हैं। तो चलिए अब हम हाल के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर आते हैं। ये नंबर अपने आप में एक कहानी बताते हैं, जीत की, हार की और बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों की। इन आंकड़ों को समझना एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जो हमें भविष्य की रणनीति की ओर ले जाएगी। तो 2022 के नतीजे हमें क्या बताते हैं? भाजपा को लगभग 44% वोट मिले और वो जीत गए। समाजवादी पार्टी ने करीब 37.5% वोट के साथ एक मजबूत वापसी की। लेकिन यहां सबसे बड़ी कहानी है बसपा का पतन, जो सिर्फ 15% पर सिमट कर रह गई। इसका मतलब यह है कि लड़ाई अब 3 तरफा नहीं, बल्कि सीधी 2 पार्टियों के बीच हो गई है। बसपा का ये जो वोट टूटा, वो दोनों बड़ी पार्टियों में बटा, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो गया। जीत का अंतर था 13,417 वोट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह है विश्वास का अंतर। किसी भी विपक्षी दल के लिए यही वो फासला है जिसे उन्हें तय करना है। यह हमें बताता है कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है और अगली बार जीत के लिए कितने और लोगों का भरोसा जीतना जरूरी होगा। लगभग 65% मतदान, यह आंकड़ा बताता है कि यहाँ के लोग अपनी राजनीति को लेकर काफी गंभीर हैं। वे चुप नहीं बैठते, वे वोट देते हैं, क्योंकि वे अपने नेताओं से जवाबदेही चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका वोट बदलाव ला सकता है। ये एक जागरूक और सक्रिय मतदाता का संकेत है। 2022 के नतीजों को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। देखिए, राजनीति एक दिन में नहीं बदलती है। यह एक लंबी कहानी है जिसमें उतार चढ़ाव हैं, वफादारी में बदलाव हैं और नए खिलाड़ियों का उदय शामिल है। चलिए पिछले 30 सालों के पैटर्न पर एक नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 90 के दशक में बसपा एक प्रमुख शक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होती चली गई। 2017 में भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की और 2022 आते आते बसपा का वोट बैंक बिखर गया। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं होता। इसका मूल आधार है हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना और उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक जिम्मेदार मंच देना। जानकारी के साथ की गई बहस ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली निशानी है। तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? यहां का मतदाता किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। उनकी वफादारी हवा के रुख के साथ बदलती है। इसे कमाना पड़ता है, ये विरासत में नहीं मिलती। ये हर पार्टी के लिए एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। तो अब तक हमने हालात का जायजा लिया, अब बात करते हैं रणनीति की। अगर हम एक विपक्षी दल के नजरिए से देखें तो उनकी स्थिति क्या है?
इसके लिए हम एक स्वॉट विश्लेषण करेंगे, यानी उनकी ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरों को समझेंगे। विपक्षी दल की सबसे बड़ी ताकत है उनका स्थानीय उम्मीदवार, जिसकी जमीन पर अच्छी पकड़ है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन कमजोरी ये है कि शायद वो भाजपा के कोर वोटरों को अपनी तरफ ना खींच पाएं। और दूसरी बात, गठबंधन का पूरा वोट उन्हें मिलेगा ही, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। राजनीति में वोट ट्रांसफर एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अवसर भी बड़े हैं। स्थानीय मुद्दों पर लोगों में गुस्सा है और बसपा के बिखरते वोट बैंक से एक बड़ा खालीपन बना है जिसे भरा जा सकता है। लेकिन खतरे भी उतने ही असली हैं। सत्ताधारी पार्टी का मजबूत प्रचार तंत्र, केंद्र सरकार की लोकप्रियता और ये जोखिम कि मतदाता निराश होकर शायद वोट ही ना दें, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो जीता कैसे जाए? सिर्फ किस्मत के भरोसे तो नहीं। इसके लिए एक मजबूत, एक अनुशासित प्लान चाहिए। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। एक 4 आयामी रणनीति जो चुनाव के हर पहलू पर एक साथ ध्यान देती है, यानी समीकरण, संगठन, कहानी और संसाधन। ये चारों चेहरे एक साथ काम करते हैं। पहला है चुनावी चेहरा, यानी सही सामाजिक समीकरण बनाना, ओबीसी, दलित, मुस्लिम और युवाओं को एक साथ लाना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, यानी बूथ स्तर तक मजबूत टीम खड़ी करना जो घर घर जाकर संपर्क करे। तीसरा नैरेटिव चेहरा, यानी एक ऐसी कहानी गढ़ना जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए, जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और चौथा संसाधन चेहरा, यानी इन सब कामों के लिए जरूरी पैसा, नेता और डिजिटल ताकत को जुटाना। अगर एक भी चेहरा कमजोर पड़ा तो पूरी की पूरी रणनीति ढह जाएगी। एक अभियान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होता। इसका असली मकसद होता है शासन करना। एक ऐसा शासन जो भरोसेमंद हो और जो लोगों की सेवा करे। तो सवाल यह है कि यह रणनीति शासन के उस अंतिम लक्ष्य से कैसे जुड़ती है? ये एक टाइमलाइन पर बनी कार्य योजना है। जरा ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे चुनाव का दिन पास आता है, अभियान का तरीका और उसकी तीव्रता कैसे बदलती है। ये 90 दिन पहले लोगों को सुनने से शुरू होता है, फिर बड़ी रैलियों तक पहुंचता है और आखिर में घर घर जाकर एक एक वोटर को साधने पे खत्म होता है। इस रणनीति में हर चीज का एक सही वक्त तय किया गया है। यहां पर उम्मीदवार का पेशा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक डॉक्टर होने के नाते वो सेवा और ईमानदारी की कहानी को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य कैंप या सत्य बैठकें सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं है, ये लोगों में भरोसा जगाने का जरिया है। ये दिखाने का कि ये नेता सच में उनकी परवाह करता है। और भरोसे के इस निर्माण में हर नेता को याद रखना चाहिए कि वे मतदाताओं के डेटा के संरक्षक हैं। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। विश्वास केवल वादों से नहीं बल्कि जिम्मेदार व्यवहार से भी बनता है। ये नारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आकांक्षाओं को एक साथ जोड़ता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है संतुलित और समावेशी विकास का। ये कहता है कि प्रगति सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होनी चाहिए। और आखिर में हम उसी मूल चुनौती पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सवाल ही सब कुछ है। जब व्यवस्था लोगों को निराश करती है तो विश्वास टूट जाता है। उस टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाना ही किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो निष्कर्ष क्या है? असली राजनीति सिर्फ ऊंची आवाज में नारे लगाना नहीं है, बल्कि यह शासन की एक इंजीनियरिंग है। ये लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनने, उस समझ को एक ठोस रणनीति में बदलने और फिर उस रणनीति को जमीन पर उतारकर सेवा करने का नाम है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।